गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नेहा शर्मा वागर्थ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, ठीक है। भारत के इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो आपका था प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो हमने स्टार्ट की थी आपकी इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 सेगमेंट्स में बांटा था। और 3 सेगमेंट्स में बांटने के बाद जो हमने पहला सेगमेंट शुरू किया था आपका, वो सेगमेंट कौन सा था? वो था एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हमारा सब्जेक्ट की हेडिंग डाल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे, और भारत के इतिहास में जो पहला हमने सेगमेंट शुरू किया था वो था प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो ये हम चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। 2 टॉपिक कौन कौन से हो गए हमारे? एक तो हो गए आपके इतिहास के सोर्सेस, स्रोत। इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हम यूज करके आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हमने टॉपिक करा किया था वो था पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। लास्ट क्लास में हमने स्टोन एज का जो टॉपिक था कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी आप लोगों की टूटनी नहीं चाहिए, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक था नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा जो पाषाण काल था उसका जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया था वो बताया था 5 लाख ईसा पूर्व से 2500, 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व तक ये वाला पूरा अपन ने पार्ट देखा था, ठीक है। तो टाइमलाइन बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमने पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, क्योंकि इस टाइमलाइन में इतने लंबे काल के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे। कुछ क्लाइमेट में हुआ होगा, ठीक है, कुछ लोगों के रहन सहन में हुआ होगा, कुछ उनके द्वारा जो भी औजार या टूल्स, उपकरण जो अपनाए गए थे उनमें हुआ होगा, ठीक है। तो इस आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा था। तो 3 भागों में बांटने के बाद हमने इनको टाइम कौन कौन सा दिया था? पूरा पाषाण काल शुरू होता है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। वही मध्य पाषाण काल का हमने टाइम दिया था 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 6,000 ईसा पूर्व भी आप लिख सकते हो। टाइमिंग बहुत पुरानी है, इसलिए आपको इन चीज़ों में ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको ये 6,000 मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये 5 लाख वाला भी 10 लाख मिल जाएगा बहुत बार, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा कि मैम ने कोई और टाइमलाइन बताया था, किताब में कुछ और है। आपको हर किताब में भी अलग अलग मिल जाएगा। पुरानी एनसीईआरटी आप पढ़ोगे उसमें अलग मिलेगा, नई में अलग मिलेगा आपको। आप वैसे पढ़ोगे क्लासेस में तो आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये पूछी भी नहीं जाती कि कितना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कब से शुरू हो रहा है? फिर 5,000 ईसा पूर्व से लेकर ये हमारा था 2500 ईसा पूर्व, यहाँ तक हमने देख लिया था। ये खत्म करते टाइम मैंने आपको बताया था कि 2500 ईसा पूर्व के बाद अपनी शुरुआत हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। क्योंकि उसकी जो टाइमलाइन है वो 2600 या 2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर आगे चलती है 1900 1800 तक, ठीक है। कहीं कहीं आपको 1500 1600 भी मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्थान पर जो सभ्यताएं हैं अलग अलग टाइमिंग पे पनपी थी और अलग अलग टाइमिंग पे धीरे धीरे जाके खत्म हुई है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया था। अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो हम शुरू करेंगे ताम्र पाषाण काल, ठीक है। यहाँ पर हम पाषाण काल देख चुके थे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल क्या है। ताम्र पाषाण काल, या हम इसको कह सकते हैं चाल्कोलिथिक
एज। ठीक है, इससे आप क्या समझते हो? देखो लास्ट जो टॉपिक था आपका पाषाण काल, उसमें केवल ये था पाषाण यानी कि पत्थर। वो अपना जो जीवन यापन करते थे, जो शिकार करते थे, वो किसके थ्रू करते थे? वो पत्थरों से करते थे। ठीक है, चाहे वो आग जलाने के लिए हो, चाहे वो शिकार करने के लिए हो, चाहे वो छीलने के लिए हो किसी भी वस्तु को, चाहे वो काटने के लिए हो, कोई और उपकरण तो था नहीं, केवल और केवल पत्थर था। यानी कि उनका जो जीवन है वो पत्थर के ही आसपास घूमता था। ठीक है, इसलिए हमने उस एज को नाम क्या दिया? पाषाण काल। अब मानव ने बाद में क्या किया? इसके बाद उन्होंने एक धातु खोजी जिसका नाम था तांबा। ठीक है, अब वो तांबे का भी यूज करने लगे, तांबे के उपकरण बनाने लगे, बट पाषाण काल यानी कि पत्थरों का जो उपयोग है वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। इसलिए हम इसको दोनों को मिलाकर बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। यानी कि मानव इस टाइम पे तांबे का भी उपयोग कर रहा था और पत्थर का भी उपयोग कर रहा था। ठीक है, हालांकि टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन अपन जब सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो हम एक साथ ही चलेंगे, अच्छे से ही चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख चुके हैं कि पाषाण काल आया, फिर तांबे की खोज हुई तो ताम्र पाषाण काल आया, उसके बाद आपका कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता में कांसा यूज करने लग गए थे लोग। उसके बाद लोह युग आता है, लोहे का उपकरण शुरू हो गए थे। ठीक है, तो हमको सीक्वेंस में चलना है, इसलिए ताम्र पाषाण काल को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आ भी जाते हैं, तो आपको आइडिया तो रखना ही पड़ेगा इन चीजों का। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि पहले लोगों ने पत्थर का यूज किया तो उसको हमने बोला पाषाण काल। फिर लोगों ने तांबे का भी यूज करना शुरू कर दिया पत्थरों के साथ, तो हमने उसको बोला ताम्र पाषाण काल। उसके बाद लोगों ने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया और कांसे के उपकरण यूज करने शुरू करे, तो हमने उसको बोला कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन काल। फिर कांसे के बाद उन्होंने लोहे की खोज करी, तो उसको हमने बोला लोह युग या लोह काल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। ताम्रपाषाण काल की ना कुछ संस्कृतियां, कुछ सभ्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। जैसे जैसे आपकी आहार संस्कृति है, ओके, आहार संस्कृति है, जोरवे है, मालवा संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, ये सारी संस्कृतियां किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपको जोरवे संस्कृति के लिए दे दिया कि जोरवे संस्कृति कौन से काल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्लियर रखना है माइंड में कि ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है ये। ठीक है, चलिए एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। समय काल आपको यहाँ दिख रहा होगा 2100 से 1500 ईसा पूर्व, है ना? तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि मैम ने बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल हम पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस में ताम्रपाषाण पहले आता है। ठीक, तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है टाइम लाइन का? तो देखिए, किताबों के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ताम्रपाषाण काल कहा गया है कि बाद में आया था सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, लेकिन तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो ताम्रपाषाण काल पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी कि वो सभ्यता ऐसी थी, उस टाइम पे लोगों ने कांसा बनाना और कांसे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन कांसे को बनाने के लिए कौन से धातु की जरूरत होती है? तो तांबे की जरूरत होती है। ठीक है, तांबे में जब हम टिन को मिलाते हैं तो तब हमारे पास निकलकर जो धातु सामने आती है उसका नाम है कांसा। ठीक है, तो किताबों के अकॉर्डिंग देखे, वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग देखे, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखे, तो हमको ये चीजें सामने निकल कर आती है तो कि ताम्रपाषाण काल बाद में आया था। ठीक है, लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो कांसा तो तब आएगा ना जब तांबा आएगा, तो ताम्रपाषाण काल अपन पहले पढ़ते हैं। ओके, टाइमलाइन से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि ताम्रपाषाण काल पहले आया था। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, पहली संस्कृति आहार संस्कृति है। आहार संस्कृति कहाँ पे पड़ता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आंखें बंद करके बैठो प्लीज। अब कोई पढ़ाकू नहीं बनेगा, 5 मिनट है ना? आंखें बंद करके बैठो। ओनली सांस नहीं लेगा कोई जोर जोर से।
हाँ जी, हम देख रहे थे पहली संस्कृति हमारी जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है वो है आहार संस्कृति। ठीक है, आहार संस्कृति का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्थान की कहाँ पर पड़ती है, तो याद रखना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पड़ती है। और बनास घाटी, बनास नदी जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से ही होती हुई बहती है। जैसे कि राजस्थान का अगर हम इस तरीके से नक्शा बनाए तो सिंपल नक्शा ये होता है। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्व का मतलब है ये वाला स्थान है, यहाँ पर आपको मिलेगी आहार संस्कृति। ठीक है, यहीं पर बनास नदी भी जाती है, तो इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बनास संस्कृति को या फिर आहार संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि बनास जो संस्कृति है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आहार में। और आहार कहाँ पर है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। अच्छा, इसके टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन कितना बता रखा है, 2100 से 1500 ईसा पूर्व। भारत में अलग अलग स्थान पर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता अलग अलग समय पर आई है। ठीक है, तो आपको हर संस्कृति में टाइमलाइन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरे भारत में ताम्र पाषाण युग आ गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले जैसे कि आहाड़ में शुरू हुआ, फिर आपके जोरवे में शुरू कर दिया लोगों ने तांबे का उपयोग। ठीक है, फिर आपके मालवा में शुरू कर दिया। तो ये वाली चीजें हैं, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि कोई भी चीज हो एक साथ पूरे भारत में शुरू नहीं हो सकती, धीरे धीरे फैलती है। ओके, इसलिए टाइमलाइन में आपको अंतर नजर आने वाला है। तो आहार संस्कृति में 2100 से 1500 ईसा पूर्व में ताम्र पाषाण युग आया था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है, जो कि बनास घाटी में पड़ती है। विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं क्या है। प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था आहाड़ का, ताम्रवती। ठीक है, ताम्रवती जहां पर तांबा पाया जाता है। क्लियर है, आपको झुंझुनू के पास मिल जाएगा एक। चलिए, गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र है। गिलुंद बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आपसे पूछा जाए गिलुंद क्या है, तो एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कौन सा, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, कौन सा, गिलुंद। क्लियर है, ये आपके उदयपुर में पड़ता है गिलुंद। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया था बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि बनास घाटी में पाई जाती है ये। मृत भांड कैसे पाए जाते थे उस टाइम पे, यहाँ पर शुरू हो चुके थे लाल व काले मृत भांडों पर सफेद चित्रकारी। ठीक है, यानी कि कुछ जो पोटरी होती थी वो लाल होती थी, कुछ काली होती थी, लेकिन उन पर चित्रकारी कैसी होती थी, सफेद चित्रकारी होती थी। ठीक है, तो ये एक खास विशेषता है, मृत भांडों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे से। स्थल, इस संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं, तो देखो आहाड़ अभी हमने पढ़ लिया, आहाड़ आता है, गिलुंद आता है, बालाथल आता है, ओजियाना आता है। ठीक है, ये स्थल आते हैं इस संस्कृति में। चलिए, नेक्स्ट आता है सूक्ष्म पाषाण औजारों का अभाव। ठीक है, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। सूक्ष्म पाषाण औजारों का अभाव, यानी कि यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण औजार, मैंने आपको बताया था नव पाषाण काल में कैसे औजार बनने लग गए थे, बहुत छोटे छोटे औजार बनने लग गए थे। ठीक है, लोगों ने काटना छीलना उनको परिष्कृत करना शुरू कर दिया था, इसलिए औजारों की जो वो क्या कहते हैं, पत्थरों के औजारों का जो वो था साइज था वो छोटा हो गया था। ठीक है, तो उस तरीके के सूक्ष्म पाषाण के जो औजार है उनका यहाँ पर अभाव पाया गया है, कमी पाई गई है। कहाँ पर, आहाड़ संस्कृति में। क्लियर है, चलिए ओके, चलो अब अपन चलते हैं आगे। आहाड़ संस्कृति के बाद आपकी आती है कायथा संस्कृति। ठीक है, कायथा कैथा दोनों नाम है इसके, आप कुछ भी ले सकते हैं। कायथा संस्कृति, अब देखो कायथा संस्कृति भी एक प्रकार की क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। यहाँ पर लोगों ने तांबे का उपयोग पत्थरों के साथ करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो कायथा संस्कृति का देखो टाइमलाइन कब से कब तक है, 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, वहां पे पहले हो चुकी थी, आहाड़ में पहले हो चुकी थी, वहां पे 2100 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर 2000 से शुरू हुई थी। ठीक है, क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है कायथा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ आप राजस्थान से बाहर आ जाइए आप, अब मध्य प्रदेश आ चुका है। कायथा कहाँ पड़ता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, स्थल कौन कौन से आते हैं इसमें, इसमें मालवा आ जाता है।
ठीक है, कायथा आ जाता है, ऐरण आ जाता है, नवदा टोली आ जाता है। ये सारे जो क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है इसकी? देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट है नवदा टोली, यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसका उत्खनन किसने करा था? उत्खनन एच.डी. संकालिया ने करा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्खनन नवदा टोली का किसने करा था? एच.डी. संकालिया ने करा था। क्लियर है? चलो, और क्या विशेषता है इसकी? मिट्टी व बांस के बने चौकोर व वृत्ताकार घर मिले यहाँ पर। ठीक है, किस किस के बने? पहली थी मिट्टी के और बांस के घर मिले। साइज कैसा मिला है? शेप, सॉरी, चौकोर और वृत्ताकार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चौकोर घर भी मिले हैं और वृत्ताकार घर भी मिले हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था? ऐसा माना जाता है कि जो चौकोर घर है वो उस टाइम पे मुखिया का होता होगा कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि चौकोर घर हमको कम देखने को मिले हैं। या फिर कहे कि गोल घरों के समूह के बीच में एक चौकोर घर हमको देखने को मिला है। इससे हमको क्या अंदाजा लगा? कि इससे हमको पता लगा है कि हो सकता है कि जो वृत्ताकार घर है इसमें सामान्य लोग रहते हो और जो बीच में चौकोर घर है इसमें मुखिया रहता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों शेप के घर मिले हैं, चौकोर भी मिले हैं और वृत्ताकार घर भी मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के मिले हैं और बांस के मिले हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं पोटरी पे, मृदभांड पे। मृदभांड कैसे मिले हैं? यहाँ पर लाल व काले, ठीक है, रंग के, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। देखो, हार संस्कृति में कैसे मिले थे? वहां पर भी लाल और काले रंग के थे, लेकिन सफेद कलर भी उन पर चित्रकारी हो रखी थी। ठीक है, यहाँ पर भी पोट्री कैसी है? लाल और काले रंग की है, लेकिन यहाँ पर चित्रकारी सफेद नहीं बताई गई है। यहाँ पर क्या बताया गया है? सिर्फ ये बताया गया है इन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। ज्यामितीय जैसे कि ज्योमेट्री के जो साइन होते हैं, कहीं पे त्रिभुज है, कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे गोला है, इस तरीके की जो आकृतियां हैं वो पोट्री पर देखने को हमको मिली हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, कायथा संस्कृति के बारे में और क्या चीजें हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्लस करके कि कायथा संस्कृति के बारे में और क्या चीजें हैं। पहली चीज ये कि कायथा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का कनिष्ठ समकालीन माना गया है। कायथा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता का कनिष्ठ समकालीन माना गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कायथा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो सेम सेम से देखने को मिलती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कायथा संस्कृति इतनी ज्यादा क्लोज है हड़प्पा संस्कृति से कि उसको माना गया है कि ये हड़प्पा संस्कृति के बिल्कुल आसपास की ही है ना, यानी कि कायथा संस्कृति के तुरंत बाद यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति आ गई थी, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कायथा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में सेम है। या फिर आप कह सकते हो हड़प्पा संस्कृति से कुछ टाइम पहले की ही मानी गई है कायथा संस्कृति, जिसको आप बोल सकते हो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत ये आ सकता है। ठीक है, 3 भागों में बांटा है ना हमने हड़प्पा संस्कृति को भी। प्रारंभिक बांटा है, मेन हड़प्पा जो संस्कृति है वो बांटा है, और फिर उत्तर हड़प्पा संस्कृति बांटा है। ठीक है, तो प्रारंभिक मतलब कि जो मेन हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी उससे जस्ट पहले का काल हम बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा, यानी कि यहाँ से हड़प्पा संस्कृति का कुछ कुछ जो उद्गम है वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, चलिए, और कायथा के बारे में क्या क्या है? एक आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा जिसका नाम है बृहद जातक। बृहद जातक, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक है वराहमिहिर। वराहमिहिर, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो वराहमिहिर थे वो कहाँ के थे? वो कायथा के ही थे, यानी कि कायथा इनकी जन्मस्थली थी। ठीक है, ये आप कह सकते हो वराहमिहिर की जन्मस्थली कौन सी थी? कायथा थी। क्लियर है? चलो, अच्छा अब बात करते हैं कायथा के उत्खनन के बारे में। ठीक है,
कायथा का उत्खनन किसने करा था? जैसे कि अभी अभी हमने आहार संस्कृति के उत्खनन की बात करी, आहार की बात करी और कायथा की बात करी। तो आहार में और कायथा में हमने एक चीज देखी थी अभी, नवदा टोली। ठीक है, नवदा टोली हमने देखी थी। तो नवदा टोली के बारे में हमने क्या देखा था कि उसका उत्खनन किसने करा था? एच.डी. संकालिया ने। जो साइट इंपॉर्टेंट है ना, उनके बारे में, उनके उत्खननकर्ता के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नवदा टोली के बारे में हमने अभी अभी देखा, एच.डी. संकालिया ने करी थी। उसी प्रकार से कायथा का उत्खनन किया था श्री विष्णुधर करके है, एक आपके पुरातत्वविद्ता है, श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है, और ये उत्खनन हुआ था 1964 में। क्लियर है, याद रखना। एक तो नवदा टोली के हैं एच.डी. संकालिया और एक कायथा के हैं विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिन्होंने 1964 में इसका कायथा का उत्खनन किया था। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कायथा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मिली है, जैसे कि कायथा में मिली है 28 कंगन व 2 आदित्य कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कायथा के बारे में। एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कायथा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो यहाँ देखो आप आराम से देखते हैं। सबसे पहले कायथा संस्कृति एक प्रकार की ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, इसका टाइम लाइन क्या था? 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। कहाँ पर पाई जाती है? ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन कौन से स्थल इसके अंतर्गत आते हैं? देखो, मालवा आ जाता है, कायथा आ जाता है, नवदा टोली आ जाता है, एरन आ जाता है। ठीक है, विशेषताएं क्या है? पहली बात तो नवदा टोली यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थल है। किसने उत्खनन करा था? एच.डी. संकालिया ने उत्खनन किया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज, मिट्टी व बांस के घर मिले हैं यहाँ पर। कौन कौन सी शेप के? चौकोर और गोल, यानी कि वृत्ताकार शेप के यहाँ पर घर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या थी? मृत भांड। कैसे कलर के मिले हैं? लाल और काले मिले हैं। उनके ऊपर चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो ज्यामितीय तरीके के। ठीक है, कहीं पे त्रिभुज है, कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे आयत है, कहीं पे वृत्त है, इस तरीके की। उसके बाद हमने देखा कि कायथा जो संस्कृति है उसको समकालीन माना गया है, कनिष्ठ समकालीन, यानी कि बहुत क्लोज माना गया है। किससे? हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि जो वराहमिहिर थे, जिन्होंने बृहज्जातक ग्रंथ लिखा था या जो किताब लिखी थी, वो भी कहाँ के थे? कायथा के ही थे। कायथा इनकी जन्मस्थली थी। ठीक है, फिर है कायथा का उत्खनन, क्योंकि कायथा पढ़ रहे हैं तो कायथा का भी तो उत्खनन हुआ होगा ना। किसने करा था? श्री विष्णुधर वाकणकर ने 1964 में। और कायथा के बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां से 28 कंगन मिले हैं और 2 आदित्य कुल्हाड़ियां भी मिली है। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं जो आपको पढ़नी है। चलो, नेक्स्ट संस्कृति के बारे में हम देखते हैं, मालवा संस्कृति। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है मालवा संस्कृति। अच्छा, एक जैसी है मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। कहते हैं कि आगे कायथा संस्कृति भी मालवा संस्कृति में ही विलीन हो गई थी। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो। तो एक जैसी है, सेम इनका प्लेस है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है। मालवा संस्कृति की शुरुआत 1700 से 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, यानी कि बाद में हुई थी काफी। तो 1700 से 1200 में, क्योंकि कायथा की पहले हो गई थी, मालवा की बाद में हुई थी। ठीक है, मालवा क्षेत्र भी कायथा के अंतर्गत ही आता है। तो पूरी कायथा जो संस्कृति है उसको काफी बार आप मालवा संस्कृति के अंतर्गत भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 1700 से 1200 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी। क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। स्थल कौन सा है? देखो, मालवा, नवदा टोली, एरन, सेम स्थल है, कोई फर्क है नहीं इसमें। अच्छा, विशेषताएं क्या क्या है इसकी? देखो, मालवा संस्कृति अपनी मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है, यानी कि यहाँ पर श्रेष्ठ प्रकार के मृत भांड मिलते थे। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, मृत भांड थे किस तरीके के? लाल और नारंगी तरीके के थे। ठीक है, वहां हम पढ़ रहे थे लाल और काले, दोनों जगह पे हमने लाल और काले पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लाल और नारंगी तरीके के यहाँ पर मृत भांड आपको देखने को मिलेंगे। वृषभ पूजा के साक्ष्य, वृषभ जो आपके बैल होते हैं, ठीक है, कुबड़ वाले बैल, उन बैलों की पूजा के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। आगे आप पढ़ोगे हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में ये जो जानवर है वृषभ, ठीक है, इसका बहुत ही पवित्र एक
जगह मानी गई है, पवित्र स्थान है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। देखो अब हम धीरे धीरे कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो वृषभ पूजा के साक्ष्य यहाँ से मिलना शुरू हो गया था। बाद में हड़प्पा संस्कृति में हम देखेंगे कि वृषभ की लोग पूजा किया करते थे, उसको एक बहुत पवित्र जानवर माना जाता था। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आपकी मालवा संस्कृति। आगे देखो जोरवे संस्कृति का क्या है। सबसे पहली बात तो जोरवे संस्कृति का देखो टाइमलाइन 1400 से 700 ईसा पूर्व। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं टाइमलाइन आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले चीजें कहाँ शुरू हुई थी, उत्तर भारत में शुरू हुई थी। राजस्थान में हमने आहार संस्कृति देखी, सबसे पहला ताम्रपाषाण काल हमने वहीं देखा था। ठीक है, 2100 से शुरू हो गया था। वहां पर फिर हमने आगे देश जैसे मध्य प्रदेश में आए तो और थोड़ा पीछे चला गया। ठीक है, फिर आगे मध्य प्रदेश के बाद अब हम महाराष्ट्र में आए तो देखो और पीछे चला गया। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हो चीजें पीछे जाती चली जा रही है, फिर आगे जाती चली जा रही है। ठीक है, यानी कि साउथ की तरफ जो ये सब सभ्यताएं हैं वो लेट शुरू में हुई थी। ठीक है, लेट स्टार्ट हुई थी वहां पर, इसलिए। चलो 1400 से 700 ईसा पूर्व हुआ था। क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, देखो पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है। स्थल कौन कौन से आते हैं, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद जो कि अहमदनगर में महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा चंदोली, सोनगांव और इनामगांव जो कि पुणे में पड़ते हैं। ठीक है, स्थल कौन कौन से हैं दोबारा देख लो, जोरवे है, नेवासा है और दैमाबाद है जो कि अहमदनगर में पड़ता है। फिर आता है चंदोली है, सोनगांव है और इनामगांव जो कि कहाँ पे, पुणे में पड़ते हैं। ठीक है सारे के सारे महाराष्ट्र के अंदर ही। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आहार संस्कृति या फिर कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, इनमें से सबसे बाद की संस्कृति कौन सी है, ताम्रपाषाण कालिक। ठीक है, तो वो आप आसानी से लगा दोगे जोरवे संस्कृति, अगर आपको इस जगह का पता है तो। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ और साउथ को अगर कंपेयर करें तो साउथ में चीजों का डेवलपमेंट बाद में हुआ है। ठीक है, चलिए विशेषताएं देखो। दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। इन सब में से जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, दैमाबाद है। ठीक है, नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पटसन जिससे अपन कपड़े वगैरह बना सकते हैं, रेशा है एक प्रकार का। ठीक है, इसका साक्ष्य मिला है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की खास पहचान है। ये आपके मृत भांड है स्पेशल, आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे आप मटके देखते होंगे तो उनमें टोटी लगी हुई मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो साक्ष्य है वो आपको कहाँ से मिला था, जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखना टोटीदार पात्र परंपरा कहाँ, जोरवे संस्कृति में। ठीक है, मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जोरवे संस्कृति से मिला है। ठीक है, उस टाइम पे लोगों को जलाने की विधि नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोगों को जलाने का जो परंपरा है वो बाद में स्टार्ट हुई थी। पहले हम क्या करते थे, पहले हम उनको दफनाते थे। तो यहाँ पर कैसे दफनाया जाता था कि उनकी जो अस्थि थी उनको कलश में रखा जाता था और कलश में रखकर उसको अपने फर्श के नीचे ही दबा दिया जाता था। ठीक है, घर के फर्श के नीचे ही दबा दिया जाता था। ओके, ये वाली थी आपकी जोरवे संस्कृति की कुछ खास पहचान। इसके अलावा अगर आप और भी देखना चाहो कि एक प्रकार की ये ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, अभी देखो ग्रामीण ही चल रही है, सभी संस्कृतियां ग्रामीण ही है। क्योंकि फर्स्ट नगरीय संस्कृति जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलेगी। उससे पहले नगरों का विकास हुआ ही नहीं था, नगर थे ही नहीं। ठीक है, तो सारी संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृति ही है, सिर्फ जोरवे ही नहीं है। ठीक है, इस संस्कृति की कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा का भी साक्ष्य नजर आता है। ठीक है, इस संस्कृति की कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव लक्षित होता है। ठीक है, बता ही चुकी हूं मैं कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज्यादा समकालीन है ये सारी सभ्यताएं। ठीक है, तो जोरवे हो गया और आपका कायथा हो गया, ये बहुत ही ज्यादा समकालीन है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इनाम गांव से अभी हमने देखा, देखो इसका एक क्षेत्र है पुणे में पड़ता है इनाम गांव।
ठीक है। इनाम गांव से भी कुछ चीजें मिली हैं, जैसे हम बात करें तो मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। ये मातृ देवी आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ोगे, हड़प्पा जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन मातृ देवी की जो पूजा है वो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही तो खासियत है, इन्हीं चीजों पे तो मिलती है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रभाव मिलता है वो इन्हीं वस्तुओं पर तो मिलता है। जैसे कि मातृ देवी है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा फोकस देकर मातृ देवी को बोला गया है, ठीक है। और वहीं बात करें कि इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनाम गांव से प्राप्त हुए, यानी कि अब हम बढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर, ठीक है। उसी के साथ देखें तो इनाम गांव में जो बस्तियां मिली हैं वो बस्तियां कैसी हैं, वो बस्तियां हैं आपकी किलाबद्ध, ठीक है। यानी कि बस्तियों के चारों तरफ इन्होंने किलाबंदी करवा रखी है सुरक्षा के लिहाज से, ओके। तो ये सारी विशेषताएं थी आपकी ताम्रपाषाण कालिक स्थल की संस्कृतियों की। तो ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति आप याद रखना, एक आहार संस्कृति है, एक आहार है, एक कायथा है, ठीक है। कायथा के अलावा मालवा संस्कृति है, जोरवे है, बस ये संस्कृतियां हैं, याद रखना। और इनमें जो जो इम्पोर्टेंट स्थल है जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि दैमाबाद हो गया, दैमाबाद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने मृत भांडों के लिए, सर्वश्रेष्ठ मृत भांडों के लिए कौन सी संस्कृति है, तो याद रखना वो किसके लिए है, वो आपकी मालवा संस्कृति है, जहां पर आपको उत्कृष्ट मृदभांड देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है टोटीदार मृदभांड, ये कहाँ से मिला है, ये जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सबसे बाद में ताम्रपाषाण काल कहाँ पे शुरू हुआ था, जोरवे संस्कृति में शुरू हुआ था। और सबसे पहले शुरू कहाँ पे हुआ था, तो आहार संस्कृति में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। और कायथा और जो मालवा संस्कृति है उनके स्थल सेम सेम है, वो एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, ओके। बस इतना याद रखना है और आपको खास कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारी अगली सभ्यता, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको भी आप याद रखना, थोड़ा सा आइडिया रख लेना दिमाग में, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो आप चीज़ों को पहचान पाओ और याद आपको आ जाए तुरंत ही, ठीक है। इतना आप पढ़ लेना, ओके। तो ये टॉपिक अपना यही खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।